नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज भारत एक सोच। आज़ादी के बाद भारत की बुलंद तस्वीर गढ़ने में कई विचारों ने एक साथ काम किया है। मैं ऐसे ही कुछ मुखर सोच से आपका परिचय कराने की कोशिश कर रही हूं। जरा सोचिए, वो भी कोई सोच ही रही होगी जिसमें भारत की तरक्की के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना गया। एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोलने के पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी। वो भी तो कोई सोच ही रही होगी जिसमें अधिक पैदावार के लिए हरित क्रांति की जमीन तैयार हुई होगी। वो भी एक खुली सोच ही होगी जब महिलाओं को आईएएस और आईपीएस में एंट्री मिलनी शुरू होगी। वो भी एक सोच ही रही होगी जिसमें भारतीयों का कंप्यूटर से परिचय कराया गया होगा। अर्थव्यवस्था के बंद खिड़की दरवाजे खोलने के पीछे भी निसंदेह कोई ना कोई सोच ही होगी। वो भी एक सोच ही रही होगी जिसमें भारत को परमाणु शक्ति बनाया। आज मैं ऐसी ही बुलंद और मुखर सोच के सारथियों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक ओर बंटवारे का दर्द था, दूसरी ओर अनगिनत समस्याएं। उस समय देश की आबादी करीब 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें तकरीबन 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। 100 में से सिर्फ 20 लोग ही मुश्किल से साक्षर यानी कुछ पढ़ लिख सकते थे। एक आदमी की सालाना कमाई 250 रुपये से भी कम थी, यानी मुश्किल से 20-25 रुपया महीना। देश में गिनती के मेडिकल कॉलेज थे। सामान्य पढ़ाई के लिए भी रोजाना छात्रों को कोसों पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। देश की जीडीपी में खेती का योगदान 50% से ज्यादा था। आजाद भारत की कमान संभाल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को मौजूदा संकट से निकालने की राह क्या होनी चाहिए। किस सोच के साथ आगे बढ़ने में भारत के हर आदमी को ये महसूस हो कि ये देश उसका है, अपना है। इस देश को बनाने में उसकी भी भूमिका है। भले ही पंडित नेहरू की शिक्षा दीक्षा विलायत में हुई हो, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की गहराई से समझ थी। वो जितनी बारीकी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते थे, उतनी ही गंभीरता से मुल्क की अंदरूनी समस्याओं से भी परिचित थे। उस दौर में आर्थिक तरक्की के दो मॉडल एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। एक अमेरिका की अगुवाई वाली पूंजीवादी व्यवस्था तो दूसरी ओर रूस की अगुवाई वाला साम्यवादी व्यवस्था। लेकिन नेहरू ने भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बीच का रास्ता यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये नेहरू की मुखर और खुली सोच का ही कमाल था कि महात्मा गांधी के करीबियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की के लिए उनके रास्ते को पूरी तरह से नहीं अपनाया। तब के देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आजाद भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा क्या हो। अर्थव्यवस्था का आधार सरकार नियंत्रित हो या बाजार नियंत्रित। उस समय दुनिया इन्हीं दो धाराओं में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप का मॉडल था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का। ऐसे में पंडित नेहरू ने बीच का रास्ता निकाला। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्शन दिया, जिसमें सरकार का भी रोल था और निजी उद्योग धंधों का भी। देश में जब स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी को पसंद किया, वो भारत की परिस्थिति को देखते हुए एक बहुत अच्छा निर्णय था, क्योंकि कुछ देशों ने साम्यवादी विचारधारा को समर्थन दिया, कुछ ने समाजवादी विचारधारा को समर्थन दिया, कुछ ने पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार किया। तो उन्हें दो चीज़ें देखनी थी। एक तो जो समाज के अंदर धन है उसका वितरण हो, गांव-गांव तक जो देश की आज़ादी का फ़ायदा है वो हर जन तक पहुँचे। तो उसके लिए उन्होंने
मिक्स्ड इकोनॉमी को पसंद किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बना। उस दौर में पंडित नेहरू की आर्थिक सोच को आगे बढ़ाने में जो लोग उनके साथ खड़े थे, उनमें जॉन मथाई और सीडी देशमुख जैसे लोग भी थे, जो उनकी कैबिनेट में वित्त मंत्री भी बने। योजना आयोग जैसी संस्था के जरिए भारत की तरक्की का फॉर्मूला खोजा जाने लगा। इसी तरह अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने भारत के तरक्की के लिए नया मॉडल आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभाया। ये उस दौर की चुनौतियों को देखते हुए एक ऐसी सोच थी जिसमें भारत के हर क्षेत्र में बदलाव की बुलंद कहानी तैयार की जा सके। पंचवर्षीय योजना के जरिए तरक्की की बुनियाद रखी गई। कृषि और उद्योग दोनों के साथ साथ आगे बढ़ाने का रास्ता निकाला गया। सार्वजनिक क्षेत्र का खाका आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के साधन के तौर पर विकसित किया गया। इसके पीछे सोच थी कि आजाद भारत के आखिरी छोर तक तरक्की और बदलाव की बयार को पहुंचाना। ऐसे में पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 PSUs की नींव रखी गई, जिन्हें पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। सरकारी कंपनियां खोलने की मुहिम ने तूफानी रफ्तार पकड़ी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ने भी अहम किरदार निभाया। उसके बाद सरकारी पूंजी से बड़े बड़े कारखाने और नए नए संस्थान खुलने लगे। अब सरकार का पूरा जोर भारी उद्योग, स्टील, तेल, गैस, बैंकिंग और बीमा जैसे सेक्टर पर रहा। इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई जैसे औद्योगिक शहर खड़े हुए। सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, काकरापारा, गंगापुर, तुंगभद्रा नदी घाटी जैसी परियोजनाएं शुरू हुईं। आजादी के बाद हिंदुस्तान की तरक्की में सरकारी कंपनियां झंडा बरदार की भूमिका में थी। आजादी के पहले ही देश के भीतर इस बात पर मंथन शुरू हो चुका था कि बगैर वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भारत की तरक्की संभव नहीं। वो साल 1945 का था। टाटा ग्रुप से जुड़े एक कारोबारी थे सर अर्देशिर दलाल। उनकी सोच थी कि भविष्य में भारत की तरक्की बहुत हद तक पूंजी यानी कैपिटल से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी। इस सोच के और भी पैरोकार थे। उस दौर में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सदस्य हुआ करते थे सरदार जोगिंदर सिंह। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका मकसद था भारत में हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना। 22 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता थी नलिनी रंजन सरकार। तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे प्रोफेसर डॉक्टर BC रॉय। उनके एक करीबी हुआ करते थे हुमायूं कबीर। वो शिक्षाविद, कवि, उपन्यासकार के साथ साथ राजनेता भी थे। कहा जाता है कि हुमायूं कबीर ने ही BC रॉय को बेहतर इंजीनियर्स तैयार करने वाली संस्थान खोलने के लिए राजी किया था। बंगाल के खड़गपुर में देश का पहला IIT खुला। हाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जरिए भारत की तरक्की की सोच के साथ 15 सितंबर 1956 को संसद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट पास हुआ। उसके बाद देश के भीतर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स पैदा करने के लिए नए IITs खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह एम्स और IIM खुलने के पीछे भी कई सोच एक साथ काम कर रहे थे। एम्स भारत के लिए सिर्फ एक अस्पताल नहीं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे शख्स की जिंदगी के लिए भरोसे का दूसरा नाम है। तो बिजनेस लीडर्स तैयार करने में IIM का कोई जवाब नहीं। आजादी के पहले भारत में एक अत्याधुनिक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। पंडित नेहरू देश में इलाज के लिए एक बेहतर अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट का सपना देख रहे थे। तब देश के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही थी राजकुमारी अमृत कौर।
जब एम्स की योजना बनाई गई तो पंडित नेहरू चाहते थे कि ये कोलकाता में बने, लेकिन तब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में एम्स का कलकत्ता की जगह दिल्ली में बनना तय हुआ। तब एम्स के निर्माण में न्यूजीलैंड सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद की। राजकुमारी अमृत कौर की कोशिशों की वजह से 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई और इस एम्स को ऑटोनॉमस बनाने के लिए 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया। आज़ादी के बाद में नेहरू जी का विजन था कि हम एक मॉडर्न, एक आधुनिक भारत का निर्माण करें जो तकनीकी ढंग से फोर फ्रंट पे हो। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर ये मॉडर्न उभरती हुई दुनिया में भारतवर्ष को अपना स्थान बनाना है तो फ्रंटलाइन में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने चाहिए। भारत के नक्शे पर दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, गोरखपुर समेत एम्स के दूसरे कैंपस में रोजाना लोग अपनी बीमारियों के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए बड़ी उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं। फरवरी में ही पीएम मोदी ने 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित किए, जिसमें गुजरात का राजकोट, यूपी का रायबरेली, पश्चिम बंगाल का कल्याणी, पंजाब का बठिंडा और आंध्र प्रदेश का मंगलागिरी एम्स शामिल है। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज एम्स में ना होता हो। यहां से पास आउट स्टूडेंट सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, विदेशों में भी इलाज से लेकर मेडिकल रिसर्च तक में भरोसे का दूसरा नाम है। इसी तरह देश में वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा करने की सोच के साथ आईआईटी जैसे संस्थान खुलने का सिलसिला पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से शुरू हुआ। इसके बाद आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान खुले। इन संस्थानों ने वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे देश के भीतर विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा मिला। अभी देश में कुल 23 आईआईटीज हैं, जहां हर साल हजारों की तादाद में वर्ल्ड क्लास इंजीनियर पैदा किए जा रहे हैं। और आईआईटीज से निकले इंजीनियर्स के हुनर का कमाल भारत के हर हिस्से में अद्भुत संरचनाओं के रूप में सामने है। इसी तरह बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की बुलंद सोच के साथ ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस की गई जहां प्रोफेशनल्स तैयार किए जा सकें। 1959 में योजना आयोग ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की स्थापना के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स को न्योता दिया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में 2 एलीट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला हुआ, एक कोलकाता और दूसरा अहमदाबाद में। 13 नवंबर 1961 को आईआईएम कोलकाता की स्थापना हुई, जिसमें एमआईटी स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार, फोर्ड फाउंडेशन और भारतीय उद्योग ने मदद की। इस तरह आईआईएम अहमदाबाद को शुरुआती दौर में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मदद मिली। आईआईएम अहमदाबाद बनाने में 3 लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसमें से एक थे परमाणु वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, दूसरे कारोबारी कस्तूर भाई लाल भाई और तीसरे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री जीवराज मेहता। देश में अगर ये संस्थाएं न बनी होती, आज विश्व भर में जो सारे आईटी सेक्टर के लोग हैं, मेडिकल साइंस में हैं, जितने भी नासा में हैं,
वो सारे लोग हिंदुस्तानी इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे देश में ये अवस्थापनाएं बनी और ये IIT IIMs बने। ना बने होते तो आज देश की स्थिति ना होती। और देश की ये जो बार्गेनिंग पावर है पूरे विश्व के अंदर, इसके पीछे यही एक विचारधारा काम करती है कि हमारे देश में इंस्टीट्यूट्स बने और अच्छे शिक्षा बच्चों को मिली और उसकी वजह से आज देश का नाम रोशन हो रहा है। पिछले 75 वर्षों में भारत की बुलंद तस्वीर तैयार करने में IITs और IIM जैसे संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। अगर भारत पिछले 75 वर्षों में आज विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और कारोबारी तरक्की के क्षेत्र में इतना तेजी से आगे बढ़ा है तो इसमें बड़ा योगदान आजादी के बाद वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी जाता है। इसी सिलसिले में अपने देश की 2 महिलाओं का जिक्र करना जरूरी है जिन्होंने अपने दौर की बंदिशों को तोड़ते हुए IAS और IPS जैसी मुश्किल समझे जाने वाली सर्विस में लड़कियों के लिए खिड़की दरवाजे खोले। पहले बात अन्ना राजम की, जो साल 1951 में सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए देश की पहली महिला IAS बनी। उस दौर में इस बड़ी नौकरी के लिए महिलाओं को अनफिट समझा जाता था। इसी तरह साल 1972 में IPS की ट्रेनिंग लेने वाले 80 अफसरों में से इकलौती लड़की थी किरण बेदी। ये भी एक बुलंद सोच थी कि पुरुषों के वर्चस्व वाली नौकरियों में महिलाएं पीछे क्यों रहें। अन्ना राजम और किरण बेदी ने भारत की बेटियों को सिविल सर्विसेज यानी बड़ा अफसर बनने की राह दिखाई। इस बीच एक और सोच का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, वो है लाल बहादुर शास्त्री की सोच, जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक साथ 2 जंग में जीत हासिल की। पहली भूख के खिलाफ, दूसरी सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ। इन दोनों ही मोर्चों पर इंदिरा गांधी भी पूरी व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ी। देश की कमान संभालते ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इरादा साफ कर दिया। उनकी प्राथमिकता सूची में जय जवान यानी सरहद की सुरक्षा और जय किसान यानी खाद्य सुरक्षा दोनों ऊपर आ गए। वैसे तो उन्नत बीजों के जरिए पैदावार बढ़ाने की कोशिशें पंडित नेहरू के दौर में ही शुरू हो चुकी थी, पर 1960 के दशक में अनाज के उत्पादन में कमी ने भयंकर समस्या खड़ी कर दी। इस बीच मॉनसून की चाल बिगड़ने की वजह से देश में खाने के अनाज की भारी कमी हो गई, जिससे देश के कई हिस्सों में अनाज के लिए लूटपाट जैसे हालात बन गए। ऐसे में भारत में खेती की तस्वीर बदलने के लिए चौतरफा रणनीति पर काम शुरू हुआ, जिससे अर्थशास्त्री न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी यानी हरित क्रांति का नाम देते हैं। इसमें अधिक पैदावार के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का इस्तेमाल, पौधों का संरक्षण, बहुफसली खेतों को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल। नेहरू जी का देहांत हुआ तो शास्त्री ने टेक ओवर किया, तो उन्होंने ये देख लिया था कि जो समझिए करीब 10 साल की जो डेवलपमेंट हो गई है, 10-15 साल की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह जा रहा है। और उस समय 70-80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इनकम डिराइव करती थी। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि किसान को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। भारत में अनाज की कमी पूरा करने के लिए जो रास्ते निकाले जा रहे थे, उसमें देश के एक युवा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन अहम भूमिका निभा रहे थे। उस दौर में मैक्सिको में बोने गेहूं का प्रयोग चल रहा था, जिसे इजाद किया था प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने, जिनके संपर्क में थे भारत के ही एक युवा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। भारत में भी बोने गेहूं का परीक्षण शुरू हुआ तो पैदावार प्रति हेक्टेयर सीधे डबल से भी ज्यादा निकली। ऐसे में जय जवान जय किसान का नारा दे चुकी तत्कालीन शास्त्री सरकार सिंचाई और उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को अपनाने पर खासा जोर दिया। हरित क्रांति का नतीजा ये निकला कि भारत खाने के अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने सरहदी सुरक्षा पर भी खासा जोर दिया। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। नतीजा ये रहा कि 1965 में भारत ने सरहद पर पाकिस्तान का अहंकार चूर चूर कर दिया।
शास्त्री जी ये भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि भारत की सुरक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग को एटम बम डिजाइन करने का काम सौंपा, मतलब एटम बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। जब 1965 में हम सामरिक दृष्टिकोण से इतने मजबूत नहीं थे, महत्वपूर्ण नहीं थे, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जो 5 फीट 2 इंच के या शायद उससे भी छोटे थे और जिनको कहा जा रहा था कि भाई ये आदमी क्या कर सकता है, इतना छोटा आदमी, उसने पूरे देश को मोबिलाइज करके इंडियन आर्मी में एक नया मोरल भर के उस आदमी ने अपने आप भारत को डिफेंड किया, उस युद्ध को लड़ा और उसमें विजय भी प्राप्त किया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी सेना का तरकश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नतीजा ये रहा कि 1971 में भारतीय फौज ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और अमेरिका भी चाहकर कुछ नहीं कर पाया। इससे दुनिया के नक्शे पर भारत के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान बनी। हरित क्रांति ने देश में अनाज की कमी को पूरा किया ही, सरहदों की सुरक्षा पर जिस तरह से ध्यान दिया गया, उससे भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। पर विज्ञान और तकनीक में बहुत कुछ किया जाना बाकी था। जिस क्षेत्र में भारत कहीं न कहीं पिछड़ रहा था, इस बात को पूरी गंभीरता के साथ महसूस किया तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जिन्होंने कंप्यूटर को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। उस दौर में उनके सलाहकार के रूप में जुड़े सैम पित्रोदा, जो एक टेक्नोक्रेट थे, टेलीकॉम सेक्टर से लेकर दूसरे कई सेक्टर में भारत की तस्वीर बदलने वाली सोच काम करने लगी। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी, जो दुनिया में तेजी से होते बदलावों के बीच कदम ताल करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था से सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला केचुल उतारकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता दिखाया। उस सोच को आगे बढ़ाने में सारथी की भूमिका में सी रंगराजन, मुंटेक सिंह अहलुवालिया, एनके सिंह जैसे नाम काम कर रहे थे। वो साल 1991 का था। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे नरसिम्हा राव। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुल्क की आर्थिक सेहत ठीक करने की। ऐसे में पीएम राव ने देश के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अपनी ठोस समझ और दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 1991-92 के लिए ऐतिहासिक बजट तैयार किया। 24 जुलाई 1991 को पेश बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया। भारतीय कंपनियों के लिए भी विदेशों में कारोबार की राह आसान हुई। कस्टम ड्यूटी 220% से घटाकर 150% किया गया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। मनमोहन सिंह की नीतियों ने हिंदुस्तान के दरवाजे खिड़कियां कारोबार के लिए देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए। मसलन आरबीआई का बैंकों पर कंट्रोल कम किया गया। कैपिटल मार्केट से जुड़े सभी अधिकार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी को सौंपे गए। उद्योग उत्पादन और कीमत को बाजार पर छोड़ दिया गया। 18 उद्योगों को छोड़कर शेष पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म और सरकारी कंपनियों को विनिवेश की भी मंजूरी दी गई। पॉलिटिकली वो ड्रामेटिक चेंज करना फ्रॉम ऑलमोस्ट स्टेट लेड एंटरप्राइज टू फ्रीइंग अप फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, ये पॉलिटिकल स्टेप नरसिम्हा राव का था। एंड द क्रेडिट आई वुड से एंड हैज टू गो टू नरसिम्हा राव। एंड आई लेट मी ऑल्सो मेंशन द ग्रेटनेस ऑफ मनमोहन सिंह इज कि वो उन्होंने हमेशा ये एक्नॉलेज किया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये सबसे मुश्किल चीज़ जो पॉलिटिकल स्टेप ली वो नरसिम्हा राव की डूइंग थी, नॉट हिज डूइंग। उस दौर में मनमोहन सिंह के विचारों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक पाई और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उदारवाद की तरफ चल पड़ी। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की जो राह देश को दिखाई, उसका जल्द ही फायदा दिखने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों में ही आईसीयू से बाहर निकलकर दौड़ लगाने लगी। 1991 में जहां जीडीपी विकास दर 1.06% थी,
वो अगले साल यानी 1992 में बढ़कर 5.84% पर पहुंच गई। 1995 में जीडीपी विकास दर बढ़कर 7.57% हो गई। 1999 में 8.85% तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीतियों की वजह से देसी विदेशी कारखाने तूफानी रफ्तार से खुलने लगे, जो न सिर्फ भारत के जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा रहे थे, बल्कि लाखों नौजवानों को नौकरी और करोड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे थे। अगर पिछले 3 दशकों में भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदली है, भारतीय टैलेंट सिलिकॉन वैली से सिडनी तक छाया हुआ है, तो उसमें उदारीकरण की सोच का बड़ा योगदान रहा है। भारत में रोजगार के इतने रास्ते खुले हैं, तो इसमें उदारीकरण की सोच ड्राइविंग सीट पर रही है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच में केंद्र में सबको साथ लेकर चलने की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो एक शक्तिशाली भारत के भी पक्षधर थे। उनके दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण जैसा बड़ा फैसला लिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद उन रास्तों को चौड़ा करते दिखे, जिसमें भारत को घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मजबूती मिल सके। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो वो एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े जिसमें आम आदमी के लिए शौचालय बनाना भी था और संसद के लिए नई बिल्डिंग भी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाना था और बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने का अटल इरादा भी। नरेंद्र मोदी हमेशा फुल एक्शन में रहते हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। वो काम करने और अपने काम के भरपूर प्रचार में यकीन करते हैं। मोदी में अपने मिशन के साथ लोगों को जोड़ने की गजब क्षमता है। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों को सरकार के होने का एहसास कैसे कराया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर किसी को घर, सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए हर घर में शौचालय, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के इलाज का इंतजाम जैसी योजनाएं मिशन मोड में चलाते हैं। अब वक्त बदल चुका है। आज चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक तकनीक की मदद से सरकारी योजनाओं की सख्ती से मॉनिटरिंग में यकीन करते हैं। ऐसे में बहुत हद तक बिचौलिया तंत्र और भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी ने खत्म करने की कोशिश की है। पीएम मोदी अपने सपनों के न्यू इंडिया को गढ़ने के लिए पुराने मानदंड और तौर तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशों में जुटे हैं। मोदी जी का सोच ये है कि हम सबका विकास करें। क्षेत्रीय विकास तो बहुत अहम मुद्दा है, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग विकासशील राज्यों में जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है औसत आमदनी से, वहाँ भी उन्होंने शैक्षणिक संस्थाएं जो टॉप लेवल की हैं, IIM IITs, उनको खोले हैं। वो चाहते हैं कि जो वर्ग जिनको फ़ायदा नहीं मिला है अब तक आज़ादी का, उन तक पहुंचाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं जो है वो सब तक पहुंचाया जाए। नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ न्यू इंडिया को गढ़ने की बात करते हैं, उसे राजनीति अपने चश्मे से देखती है और देश का आम आदमी अपने तरीके से। कोई भी सोच कालजयी नहीं होती। देश काल परिस्थितियों के मुताबिक उसमें बदलाव होते रहते हैं। जरा सोचिए कि अगर आज़ादी के बाद एम्स जैसे संस्थान नहीं खुले होते तो आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या होती। अगर IIT या IIM जैसे संस्थान नहीं खुले होते तो क्या होता। अगर लोगों की भूख को मिटाने के लिए हरित क्रांति की सोच को ज़मीन पर नहीं उतारा गया होता तो क्या होता। अगर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के साथ साथ देश की कार्य संस्कृति में कंप्यूटर लाने की सोच फली फूली नहीं होती तो क्या होता। अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की सोच को नहीं अपनाया गया होता
तो आज भारत की तस्वीर क्या होती। देश की कमान चाहे जिसके भी हाथों में रही, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उसके इर्द गिर्द सोच का वैसा ही इकोसिस्टम बना जो भारत निर्माण में एक व्यवहारिक सारथी की भूमिका को निभाता रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही सोच के ताने बाने के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।